दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली सूचना है रेलवे भर्ती की। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पेपर लीक की जो घटनाएं हैं, जो धांधली की जो घटनाएं हैं, वो रुक नहीं रही हैं। भले ही नई नियमावली आ गई हो, नया कानून आ गया हो नकल को रोकने के लिए। यहाँ पर लिखा है कि 20-20 लाख रुपए में पास कराने के लिए हुई थी डील। ऑनलाइन परीक्षा केंद्र से साजिश करते रचते 2 माफिया गिरफ्तार। पटना और पूर्णिया पुलिस ने गर्दनीबाग स्थित स्वामी अयप्पन ऑनलाइन परीक्षा केंद्र पर छापेमारी कर 2 परीक्षा माफियाओं को गिरफ्तार किया है। और ये ज्यादातर जो भी ऑनलाइन परीक्षाएं होती हैं और वहां पर जो परीक्षा केंद्र होते हैं वहां पर नकल करवाई जाती है। अब नया मेथड नकल का आ गया है। लोको पायलट परीक्षा में इन माफियाओं ने सेटिंग की थी। गिरफ्तार अभ्यर्थियों में नालंदा जिले के रहुई निवासी रोशन कुमार उर्फ रोशन मुखिया, इसका नाम पहले भी आ चुका है, नूर सराय निवासी राहुल राज हैं। और गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में खुलासा किया है कि उन्होंने 10 अभ्यर्थियों से परीक्षा पास कराने के लिए 20-20 लाख रुपए में डील की थी। 2 करोड़ रुपए की उगाही की जानी थी। हालांकि पुलिस ने समय रहते कार्रवाई कर इस घोटाले का उजागर कर दिया और पुलिस ने उनके पास से 100 से अधिक अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र, 10-10 लाख रुपए के चेक, 1 लैपटॉप, 2 मोबाइल, 4 फर्जी प्रमाण पत्र, 16 एग्रीमेंट पेपर जब्त किए हैं। जांच के दौरान पता चला कि स्वामी अयप्पन एजू सॉल्यूशन एग्जाम सेंटर, ये देखिए परीक्षा केंद्र का नाम आ गया, के मालिक रोशन मुखिया कटिहार के जनता दल यूनाइटेड नेता रोशन मंडल और वैशाली के विवेक हैं। सूत्रों की माने तो देश भर में होने वाली लोको पायलट परीक्षा रद्द कर दी गई है। पूर्णिया एसपी कार्तिकेय के शर्मा ने बताया कि पूर्णिया में कर्मचारी चयन आयोग की एमटीएस की हुई परीक्षा में भी फर्जीवाड़ा का भंडाफोड़ हुआ था। तो ये जो परीक्षा थी अभी हाल ही में जो रद्द की गई थी उसका ये कारण था, उस समय ये चीज बताई नहीं गई थी। ये देखिए 4 महीने बाद गिरफ्तार हुआ फरार माफिया। इसके पहले भी ये रोशन मुखिया और ये सब जो लोग हैं वो पकड़े गए थे एमटीएस की परीक्षा में। लिखा है 23 अभ्यर्थियों से एसएससी परीक्षा में इन लोगों ने की थी सेटिंग। आजकल क्या कि शिक्षा माफिया जो है वो अपने अपने ऑनलाइन परीक्षा सेंटर उन्होंने खोल लिए हैं और वो अपने सेंटर पर नकल करवाते हैं। उसके बाद जो और परीक्षा केंद्र होते हैं वहां से भी उनकी सेटिंग हो जाती है, क्योंकि वो सब एक ही ग्रुप में आ जाते हैं। तो ऐसे लोग जो भी हैं, जो परीक्षा में पकड़े गए हैं या जिनका नाम आया, जिनकी जांच चल रही है, तो उनको परीक्षा केंद्र मिलना ही नहीं चाहिए और उनके परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा नहीं होनी चाहिए। भाई यही है, जिसको मिला मौका उसने मारा चौका। और यहाँ पर ये देख लीजिए, ये कल की खबर है, न्यायमूर्ति की यहाँ नकदी की खबर, आला जांच। और ये कल की खबर है, दिल्ली में सोशल मीडिया में पूरे दिन वायरल होती रही कि एक न्यायमूर्ति के यहाँ यशवंत वर्मा प्रयागराज के, और वहां पर उनके घर में आग लग गई, फायर ब्रिगेड गई, कर्मचारियों ने देखा तो वहां पर नोट भरे पड़े थे। और लिखा दिल्ली उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के तबादले के प्रस्ताव और इसके पीछे कथित तौर पर उनके आवास से भारी मात्रा में नकदी मिलने की खबर को लेकर के शुक्रवार को बार एसोसिएशन से लेकर के संसद तक चर्चा होती रही। सुप्रीम कोर्ट ने देर शाम तक एक बयान जारी करके स्पष्ट किया कि तबादले के प्रस्ताव का न्यायमूर्ति के आवास पर हुई घटना से कोई संबंध नहीं है। कल आनंद फानंद में सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि इनका ट्रांसफर कर दिया था प्रयागराज। इलाहाबाद वाले कह रहे हैं भाई इनको इलाहाबाद क्या भेज रहे हो। लिखा जस्टिस को इलाहाबाद उच्च न्यायालय भेजने का विरोध हो रहा है। और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी ने बंगले में कथित तौर पर बड़ी नकदी पाए जाने की खबर के बाद दिल्ली हाईकोर्ट न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को वापस इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर किए जाने पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और उन्होंने सोमवार को आम सभा की बैठक आहूत की है और यह भी स्पष्ट किया कि ऐसी स्थिति में हम उनको यहाँ बैठने नहीं देंगे। और इनके बारे में बहुत सारी जो खबरें हैं वो दी गई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार जो भी सरकारी पद है, जो रिक्त पद है, वहां पर तो भर्तियां कर नहीं रही है और विदेश भेज रही है। इजराइल भेज रही है और जर्मनी भेज रही है, बहुत सारे देश भेज रही है। उसको लेकर के यहाँ पर वाहवाही लूटने की कोशिश की गई है। लिखा है उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन खोलेगा विदेश में नौकरियों के द्वार। उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन युवाओं को विदेश में नौकरियां दिलाएगा। इजराइल में युवाओं को नौकरी दिलाने के बाद अब जर्मनी व जापान में भी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। श्रम एवं सेवा योजन विभाग ने इस मिशन की गठन की तैयारियां तेज कर दी हैं। मिशन विदेश मंत्रालय की रिक्रूटिंग आरए के माध्यम से रोजगार दिलाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर युवाओं को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है। नीचे लिखा है कि इसके लिए मिशन गठित किया जा रहा है और इजरायल में 5,952 युवाओं को निर्माण श्रमिक सहित विभिन्न पदों पर नौकरियां दिलाई गई हैं। इन युवाओं को 1.37 लाख रुपए मासिक जो है मानदेय दिया जा रहा है। अगर 8 घंटे की ड्यूटी के अलावा वो अतिरिक्त कार्य करते हैं तो वो
कितना 5,000 लोगों को अगर आपने भेज दिया, उत्तर प्रदेश की आबादी कितनी है और युवा कितने हैं? एक फॉर्म भरा जाता है वीडियो का, तो उसमें लगभग 14 लाख विद्यार्थी आवेदन करते हैं। पेट में 30 लाख 25 लाख आवेदन करते हैं। पुलिस में 50 लाख से ज्यादा विद्यार्थी आवेदन करते हैं। आरओ एआरओ में 10 लाख से ज्यादा विद्यार्थी आवेदन करते हैं। जहां पर करोड़ों की संख्या में बेरोजगार छात्र हैं, वहां पर 2-4 हजार लोगों को आप विदेश भेज रहे हैं, और वो भी रिस्क पर। अगर युवाओं की इतनी ही चिंता है, रोजगार देना ही है, तो उत्तर प्रदेश में जो सरकारी पद रिक्त है 6 लाख से ज्यादा, उन पदों पर सरकार को भर्ती करना चाहिए। सरकार उस पर मौन क्यों है? चाहे वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो, या राजकीय विद्यालयों की माध्यमिक भर्तियां हो, या अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों की माध्यमिक भर्तियां हो, या राजस्व विभाग की भर्तियां हो, या अन्य सरकारी विभागों में समूह के बहुत सारे जो रिक्त पड़े हैं वो भर्तियां हो। चलिए अगली सूचना को देख लेते हैं। अब है कुछ भर्तियों की बात करेंगे। और लिखा है कि अग्निवीर के आवेदन 10 अप्रैल तक अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025-26 के लिए लिखित परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी 10 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सेना भर्ती कार्यालय बरेली के प्रवक्ता ने बताया कि सीईई में शामिल होने के लिए बरेली, बदायूं, हरदोई, फर्रुखाबाद, पीलीभीत, संभल, श्रावस्ती, सीतापुर, शाहजहांपुर, लखीमपुर, बलरामपुर और बहराइच के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इस बार अभ्यर्थियों को अधिक अवसर देने के लिए भर्ती प्रक्रिया में बदलाव किए गए। इच्छुक अभ्यर्थी 10 अप्रैल तक ज्वाइन इंडियन आर्मी.nic.in पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या होने पर अभ्यर्थी सेना भर्ती कार्यालय बरेली में सुबह 9 से लेकर दोपहर 2 बजे तक संपर्क भी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में तो सारी की सारी भर्तियां रुकी हुई हैं, और बिहार से भर्तियां बहुत सारी आ रही हैं, राजस्थान से भी बहुत सारी भर्तियां आ रही हैं। अब सेंटर से भी धीरे धीरे भर्तियां शुरू हो रही हैं, वहां से तो आती ही रहती हैं। ये देख लीजिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से भर्तियां। राजस्थान से आज के समाचार पत्रों में कम से कम 4-5 भर्तियां दी गई हैं राजस्थान से, जो चल रही हैं, जिनके विज्ञापन जारी नहीं होने, विज्ञापन जारी हो चुके हैं। लिखा है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदों पर निकली भर्ती 52,453। और बता दूं कि उत्तर प्रदेश में चतुर्थ श्रेणी की भर्ती होती ही नहीं है। अगर होती भी है जो भर्तियां, तो वो संविदा वाली भर्तियां होती हैं, चाहे जो विभाग हो। यहाँ बंद कर दिया गया है, लेकिन अन्य राज्यों में होती हैं। लिखा है यहाँ पर 19 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। 18 से 40 के बीच के युवा आवेदन कर सकते हैं। rssb.rajasthan.gov.in। इस भर्ती को लेकर के अन्य समाचार पत्रों में भी जानकारी दी गई है, जिसे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। एक भर्ती है कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों की, और ये इटावा से भी भर्ती आ गई है। अलग अलग जिलों से भर्तियां आ रही हैं, तो ये देख सकते हैं। और मैं अक्सर इन भर्तियों के बारे में बताता भी रहता हूँ, बहुत कम पद हैं इसमें। ये देखिए, लिखा है पूर्णकालिक केयर टेकर की भर्ती आई है। इसमें योग्यता वगैरह लिखी है, और रसोईया, चपरासी वगैरह की भर्तियां हैं नीचे। और इसके आवेदन की जो लास्ट डेट है वो है 31 मार्च 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। ये 31 मार्च 2025 एकेडमी के आधार पर ये भर्तियां होती हैं। मैनपुरी से जिला समन्वयक की भर्ती आई है, एमडीएम, और यहाँ पर ये योग्यता लिखी गई है। प्रथम वरीयता एमबीए को दी जाएगी, एक ही पद है। और नीचे यहाँ पर द्वितीय वरीयता, तृतीय वरीयता लिखी हुई है। इसका भी जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया कस्तूरबा गांधी की तरह ही है। ये एक प्रोफार्मा है, इसको भर करके पंजीकृत डाक से भेज देना है। सभी शैक्षिक प्रमाण पत्र वगैरह की फोटो कॉपी वगैरह लगा सकते हैं पंजीकृत डाक से। और इसके जो लास्ट डेट है वो 11 अप्रैल है। और लिखा, अगर कोई परीक्षा होती है, कंप्यूटर परीक्षा या साक्षात्कार वगैरह होता, तो उसके बारे में बाद में कोई जानकारी दी जाएगी। संविदा शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। मानदेय पर पढ़ा रहे संस्कृत शिक्षक स्थायी होंगे। संस्कृत विद्यालयों में मानदेय पर पढ़ा रहे संस्कृत शिक्षकों को जल्द ही नियमित किया जाएगा। राज्य सरकार राजकीय एवं एडेड संस्कृत विद्यालयों में मानदेय पर कार्य कर रहे 1010 शिक्षकों को नियमित करने जा रही है। माध्यमिक शिक्षा विभाग इस संबंध में बीते जनवरी में ही एक प्रस्ताव शासन को भेज चुका है। इसमें नियुक्ति की भांति एक निश्चित प्रक्रिया को अपनाते हुए मानदेय पर कार्य कर रहे संस्कृत शिक्षकों को नियमित किए जाने का प्रस्ताव है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद संस्कृत शिक्षकों के विनियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। परीक्षा में राजकीय व सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों में कुल 2080 पदों में से मात्र 955 ही भरे हुए हैं। तो भर्ती तो खुली होनी चाहिए। पहले आपने संविदा से भरा, उसके बाद परमानेंट कर दिया। और हालांकि इसमें कहा गया है कि शासनादेश में बकायदा इस बात का उल्लेख किया गया है कि इसका किसी अन्य संवर्गों के लिए नजीर के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। सब इसको नजीर के रूप में इस्तेमाल करेंगे। और अन्य शिक्षक भी यही कहेंगे जो पढ़ा रहे हैं कि हमको भी परमानेंट किया जाए, जैसे संस्कृत शिक्षकों को किया गया है। नहीं तो धरना वगैरह तो करेंगे ही। लिखा है कि सरकार की मंशा के रिक्त पदों को शीघ्र भर दिया जाए। चूंकि नियुक्तियों के माध्यम से पदों को भरने की प्रक्रिया काफी लंबी है, और उसके लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को अधियाचन भेजकर तमाम तरह की प्रक्रिया करनी पड़ती है, जिसमें से लंबा समय लगने का अंदेशा है। ऐसे में
इसके लिए एक नया रास्ता निकाला जा रहा है, जिसके तहत मानदेय वाले शिक्षकों को उनकी सेवा काल के विशेष अंक दे करके उनकी परीक्षाएं और साक्षात्कार फॉर्मेलिटी है सब नियमितीकरण करने की योजना है। सूत्र बताते हैं कि विनियमितीकरण की यह प्रक्रिया नजीर न बन जाए, इसके लिए इस बारे में जारी होने वाले शासनादेश में बाकायदा उल्लेख किया जाएगा। ये गलत बात है और ये समझ लीजिए कि सरकार भी समझ गई है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग से कुछ नहीं होना है। तो ये बनाया क्यों है जब शिक्षा सेवा चयन आयोग से भर्ती नहीं करनी है, भर्तियां ऐसे ही संविदा कर्मियों से पद भर देने हैं। भाई ये जिनको रखा गया होगा मानदेय के आधार पर वो किस तरीके के लोग होंगे, कितने योग्य होंगे, कौन जानेगा। कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं भर्तियों को लेकर के। हाई स्कूल की 27 और इंटर की 25% कापियों का मूल्यांकन हो चुका है और शीघ्र मूल्यांकन होगा और इन विद्यार्थियों का रिजल्ट भी जल्द आएगा। बहुत तेजी से इनका मूल्यांकन हो रहा है, उसको लेकर के जानकारी दी गई है। भाई चेतावनी है ये, पागल कुत्ते ने गाय को काटा, दूध पीने वाली महिला की रेबीज से मौत हो गई है। तो सावधान रहें, इस तरीके की जो चीजों को थोड़ा सा ध्यान दें। लिखा है ग्रामीणों के मुताबिक जेवर थाना क्षेत्र के मुकेश सिंह की पड़ोसी एक महिला के यहाँ करीब 2 महीने पहले गाय ने बछड़े को जन्म दिया था। मुकेश की पत्नी 40 वर्षीय सीमा ने बछड़ा पैदा होने के बाद निकले दूध खींच का सेवन किया था। लगभग 1.5 माह पूर्व गाय में रेबीज के लक्षण दिखे तो पशुपालकों ने उसका इलाज प्राइवेट पशु चिकित्सक से कराया। पशु चिकित्सक की सलाह पर गाय पालने वाले परिवार के 3 सदस्यों ने रेबीज के इंजेक्शन लगवा लिया, लेकिन सीमा ने नहीं लगवाया। सोमवार रात को अचानक सीमा को पानी और रोशनी से डर लगने लगा। उल्टी की शिकायत पर स्वजन सफदरगंज अस्पताल ले गए। तो इस तरीके का सावधानी बरतें, लापरवाही ना करें। चाहे जैसा कुत्ता काटा हो आप तुरंत रेबीज का टीका लगवाएं। कभी किसी लोहे से क्या गंदगी में कभी किसी घाव में कुछ लग जाता है या चोट लग जाती है तब भी आप तुरंत टिटनेस का टीका लगवाएं। इस तरीके की जो चीजें हैं वो उनमें ध्यान दें। CUET से BA फैशन डिजाइन में होगा प्रवेश, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की खबर है। अगली सूचना UP SSC की है। UP SSC ने कल 1262 जूनियर असिस्टेंट भर्ती कि डीवी का जो पूरा प्रोग्राम है वो जारी कर दिया है। 3 अप्रैल से इन विद्यार्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। मैं फिर से याद दिला दूं कि जिन विद्यार्थियों को ये नौकरी नहीं करनी है या जिनका कहीं चयन हो गया वो विद्यार्थी डीवी स्किप कर दें। और ये विद्यार्थी अभियान भी चला रहे हैं। 1262 पदों के सापेक्ष 4013 विद्यार्थियों को डीवी के लिए बुलाया गया है। अगर इनमें से वो विद्यार्थी नहीं जाएंगे जो चयनित हैं या जिनको ये नौकरी नहीं करनी है तो जो कम मेरिट वाले विद्यार्थी हैं उनको मौका मिल सकता है। तो ये देख सकते हैं ये 7 मई तक यहाँ पर ये इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। 7 तारीख को तो उन विद्यार्थियों को बुलाया गया है जो विद्यार्थी किसी कारणवश बीच में छूट जाते हैं और प्रार्थना पत्र देते हैं कि हम अभी नहीं आ पाएंगे, हमारा लास्ट में करवा लीजिएगा डीवी। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के आने, फोटोकॉपी प्रपत्र वगैरह, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। बिहार से भर्ती है 2857 पदों की प्रधानाध्यापक। लिखा है सूबे के हाई स्कूलों में 2857 प्रधानाध्यापक के पद मंजूर हैं। और नीचे लिखा राजकीयकृत प्रोजेक्ट हाई स्कूल और +2 के लिए इन पदों को स्वीकृति मिल गई है। BPSC इन पदों पर नियुक्ति को लेकर के परीक्षा लेगी। सीधी नियुक्ति से प्रधानाध्यापक के ये पद भरे जाएंगे। जरूरत के अनुसार प्रमंडलों को पद आवंटित किया जाएगा और इनके वेतन पर 2.25 अरब सालाना खर्च होगा। तो बिहार के विद्यार्थियों के लिए एक और खुशखबरी जल्द मिलने वाली है। इंटर के बाद वाला बीएड जो करना चाहते हैं 4 साल का बीएड, वो विद्यार्थी 31 तारीख तक आवेदन कर सकते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स के लिए संयुक्त एंट्रेंस टेस्ट की तिथि जारी कर दी है। टेस्ट 29 अप्रैल को CBT मोड में होगा। इस टेस्ट के माध्यम से IIT, NIT, RIE समेत देश के प्रमुख संस्थानों से 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। एकेडमिक सत्र 2025-26 में नामांकन के लिए छात्र-छात्राएं 31 मार्च रात 9 बजे तक आवेदन कर सकती हैं। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।